गुड इवनिंग। आज बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की बात करना चाहेंगे। इसमें नियोजित शिक्षक से राजकर्मी शिक्षक पहली बार में बन जाइएगा, क्योंकि एसम जो सब्जेक्ट है इस पर ध्यान दीजिएगा, तब अच्छी रणनीति बनाइएगा तब। तो आइए देखें कि हम किस तरह से तैयारी करें। ये 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए है, लेकिन 1 to 5 में अलग स्ट्रेटजी होती है और 6 to 8 में अलग स्ट्रेटजी होती है। तो 1 to 5 में हम किस 1 to 5 में हम किस किस तथ्यों पर ध्यान देंगे, जो देखते हैं। आपका 1 to 5 के लिए हम देख रहे हैं 1 to 5 क्लास। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको ईवीएस पढ़ना है, आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, कमांड करना है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट हम हिस्ट्री पर ध्यान देंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देंगे, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे। ज्योग्राफी में आप ध्यान दीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। एलिमेंट्री मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सारे का मैथ्स क्लियर नहीं रहता है, सही नहीं रहता है, इसलिए कम समय में मैथ्स पर हम ध्यान देने के लिए नहीं कहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका इजी वे में जो सर क्लास लेते हैं एक टेक्निक बता देंगे। रीजनिंग में आसान से 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर आ जाएगा। रीजनिंग पर आप ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देने के लिए बोलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर कितना भी पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बन पाता है, वहाँ पर आप भूल जाते हैं। और पॉलिटी तो आपका अपना ही रहता है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो देन इस पर ध्यान देना है। मेनली कम समय में हिस्ट्री पर ध्यान देना है, ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, ईवीएस पे ध्यान देना है और रीजनिंग पर ध्यान देना है, पॉलिटी पर ध्यान देना है। इतना यदि आप ध्यान दिए तो आसान से आपका बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 1 to 5 क्लास के लिए जो है टीचर वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर जाएंगे और अच्छा नंबर ले आएंगे। इसके लिए कौन सा टेक्स्ट बुक हम यूज करेंगे? टेक्स्ट बुक आपको यूज करना पड़ेगा SCRT। टेक्स्ट बुक जो आपको यूज करना पड़ेगा SCRT, NCERT नहीं, SCRT। SCRT पूरी तरह से आप पूरे टॉपिक को पढ़ लें अच्छी तरह से, और टॉपिक में भी हिस्ट्री में बताया मॉडर्न हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए। यदि टाइम बचे तब एंशिएंट को क्लियर कीजिए। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी क्लियर कर लीजिए, बिहार ज्योग्राफी क्लियर कर लीजिए, बिहार ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आपका ईवीएस क्लियर कर लीजिए। ईवीएस इतना आसान सब्जेक्ट है कि कम समय में अच्छा आप ले आ सकते हैं, और क्लास 5 का ईवीएस सबसे बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्लास 5 के ईवीएस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि एसम हम टॉपिक पर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो आसान से हम कंप्लीट करेंगे और SCRT बुक को लेकर के चलेंगे। इसमें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ईवीएस क्लास जो लेने जा रहे हैं, एक क्लास 5 SCRT बुक से लिए हैं
और इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं वो मैं बताऊंगी, और आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा, और इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा। आराम से आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएस एक कंटेंट है, ये बुक से है, इसके अलावा भी ईवीएस कुछ पार्ट है, उसको हम बताएंगे, उसको आप समझिएगा। अभी तो हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं। पहला जो आपका चैप्टर है, पटना से नाथुला की यात्रा। पटना से नाथुला की यात्रा, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जानते होंगे कि नाथुला दर्रा को हम रेशम मार्ग भी कहते हैं, और आप बुक में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पिक्चर दिखाया जा रहा है, पिक्चर देखिए। ये क्या है, आपका सिक्किम है, और सिक्किम है तो ये आपकी सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, और ये क्या है, नाथुला दर्रा है, और नीचे है जेलपल्ला दर्रा। दो दर्रा है, और ये नाथुला दर्रा के बारे में ही हमको पढ़ना है। ये आपके एससीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और ये मेंशन किया हुआ है कि भारत में कहाँ पर नाथुला दर्रा है। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपका नाथुला दर्रा है। तो जब आप एससीईआरटी बुक पढ़ती हैं तो ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा कि जो फिगर यानी जो आपका पिक्चर है, जो मैप है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि मैप से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अब आइए, नाथुला दर्रा जेलपल्ला दर्रा सिक्किम में है। रियल में कह रहा है कि नाथुला दर्रा जेलपल्ला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है, गंगटोक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, नाथुला दर्रा जेलपल्ला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। कह रहा है गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला स्थित है। अब कह रहा है कि गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला स्थित है। ये नाथुला के बारे में बताया जा रहा है, नाथुला के बारे में बोल रहा है। यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर है। अब नाथुला दर्रा जो है किसकी सीमा पर है, तो भारत और तिब्बत की सीमा पर है। ये नाथुला है, और ये क्या है, भारत और तिब्बत की सीमा पर है। इसको आप नोट कर लीजिए। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग अभी बोले हम। ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्या है, क्वेश्चन भी आई है, एकदम से याद रखिए। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग से चीनी यात्री विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया आते हैं। विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया, ये चारों क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आते थे। यहाँ देखें 3-4 क्वेश्चन राइज हो गया। अब हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। किससे भरा है, पहाड़ों और घाटियों से, यानी पहाड़ है और घाटी है। यहाँ का मुख्य नदी क्या है, तीस्ता नदी। अब पूछेगा तीस्ता नदी कहाँ पड़ता है, तो तीस्ता नदी कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। यहाँ की मुख्यतः जनजाति जो पाई जाती है, लेप्चा, नेपाली और क्या पाई जाती है, भूटिया। लेप्चा, नेपाली और भूटिया, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेप्चा, नेपाली, भूटिया जनजाति पाई जाती है। गंगटोक के फूलों का बगीचा, गंगटोक में फूलों का बगीचा। क्वेश्चन पूछेगा कि फूलों का बगीचा कहाँ होता है, तो कहाँ है, फूलों का बगीचा गंगटोक में है। बॉटनिकल गार्डन, रुमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखने को मिलता है। रुमटेक मॉनेस्ट्री ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रुमटेक मॉनेस्ट्री क्या है, बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रुमटेक मॉनेस्ट्री करमापा, रुमटेक मॉनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म का क्या है, दर्शनीय स्थल है। करमापा कौन होते हैं, बौद्ध धर्म गुरु हैं। करमापा कौन है, बौद्ध धर्म गुरु है। गंगटोक समुद्र तट से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको पूछेगा नहीं, उधर पूछेगा। पहाड़ों के ढलानों को काट कर बसाया गया शहर है। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क, यहाँ महात्मा गांधी सड़क है, का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है।
साफ सुथरा चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूलों भरे पौधे से सुंदर सजावट, दोनों तरफ सजी धजी दुकानें, सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियाँ लिया जाता है। अब ये देखिए महात्मा गांधी रोड है, ये गंगटोक, सिक्किम गंगटोक में है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या बैठने का ये बगीचा है और यहाँ पर बगल बगल में क्या है, चाय और चाय की चुस्की लेते हैं और इस तरह से ये नज़ारा दृश्य दिखाया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है, 100% बनता है। तो ये जो आपका पिक्चर दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पिक्चर को देख करके आप समझ सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ से ही दार्जिलिंग जाने का रास्ता शुरू होता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की बहुत ही सुंदर पर्वतीय स्थल है। अब यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और दार्जिलिंग भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो न्यू जलपाईगुड़ी से ही पश्चिम बंगाल हम जाते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दार्जिलिंग में चाय बागान, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉयड बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल है। यानी कहने का मतलब है कि दार्जिलिंग में क्या क्या है? चाय बागान है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, लॉयड बोटनिकल गार्डन है और क्या है? जूलॉजिकल गार्डन है। ये सब कहाँ है? दार्जिलिंग में है। अब यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, चाय बागान में काम करती महिलाएं को दिखाया गया। दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेस्ट किस्म की जो चाय मिलती है वो दार्जिलिंग में मिलती है और दार्जिलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल है। पश्चिम बंगाल में क्या है? टाइगर हिल है। अभी टाइगर हिल क्वेश्चन पूछेगा, टाइगर हिल कहाँ है? अब आपको टाइगर हिल लगेगा कहाँ है? तो दूसरा जगह है। तो दूसरा जगह नहीं है, दार्जिलिंग का है पश्चिम बंगाल में, तो टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल पर खड़े होकर बर्फ से ढकी कंचनजंगा की 7 सतरंगी बदलती चोटियाँ दिखाई पड़ती है। अब टाइगर हिल पर खड़ा हो जाएंगे तो कंचनजंगा, जो कंचनजंगा ये है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बर्फ़ की चादर ढकी हुई है। तो हम इस तरह से देखते हैं, कहाँ पर खड़े होकर के? पश्चिम बंगाल के टाइगर हिल पर खड़े होकर के देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है, ये भी आपको VVI है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब कंचनजंगा है कहाँ पे? कंचनजंगा तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, यानी सीमा पर स्थित है। कौन है? कंचनजंगा स्थित है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, ये बहुत ही VVI है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है और इससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। एवरेस्ट की चढ़ाई की खुशी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। ये आपका क्वेश्चन बनता है, ये VVI है। और यहाँ से जो है तेंजिंग नोरगे की मूर्ति लगाई गई है, क्योंकि तेंजिंग नोरगे फर्स्ट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हैं और इनका मूर्ति कहाँ लगाया गया है? जहाँ ये हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान बना है वहाँ पर ही इनका मूर्ति लगाया गया है। अब हम तेंजिंग नोरगे के बारे में समझते हैं। तेंजिंग नोरगे 20 वर्ष की आयु में यहाँ पर्वतारोही की कार्य करते थे, पर्वतारोही का कार्य करते थे। इनका जन्म तिब्बत में हुआ था, बचपन नेपाल में बीता। तिब्बत और नेपाल तो बगल में ही है। बाद में भारत के मूल निवासी बन जाते हैं और लास्ट में आकर के भारत का मूल निवासी बन जाते हैं। 1953 में तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई किए। बात सही बात है। 1953 में दोनों तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई किए और 1954 में क्या हुआ? वहाँ पर संस्थान बना और वहाँ पर उनकी मूर्ति। तेंजिंग नोरगे की सिरदार की उपाधि मिली। वहाँ जो चढ़ाई करता था उसको क्या मिल रहा है? सिरदार की। यहाँ पर सिरदार पूछेगा, सिरदार किसे कहते हैं? सिरदार गाइड को कहा जाता है, जो गाइड होते हैं वो सिरदार कहा जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत व्यक्ति के दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यानी जो पर्वत पर चढ़ते हैं, जो पारंगत व्यक्ति होते हैं
उसको हम क्या कहते हैं, सिरदार। सिरदार गाइड को करते हैं और ये क्या करता है, पर्वतारोहण करता है और इसमें पारंगत होता है। सो देखो ना, पूरा इसमें रिकॉर्डिंग आएगा था। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर। ये बहुत बार आया। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8848। हाल ही में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। निरुपमा अग्रवाल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। पर्वतारोही पहाड़ों पर ऑक्सीजन भरा हुआ सिलेंडर लेके जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जब तक सिलेंडर लेकर नहीं जाएगा तो फिर चढ़ नहीं पाएगा। तो जहाँ जहाँ हम टिक लगाए हैं वहाँ वहाँ VVI है और क्लास 5 से ही EVS आपका क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब याक के बारे में हम पढ़ेंगे। याक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याक का जो रोल होता है लद्दाख में रोल होता है। लद्दाख में याक पाए जाते हैं। तो याक ठंडे प्रदेशों में लंबे बालों वाले पशु होते हैं और यह सिक्किम में भी पाया जाता है। लद्दाख आप देखते हैं पश्चिम हिमालय और ये सिक्किम इधर देखते हैं पूर्वी हिमालय हम देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिक्किम में याक पाया जाता है। ये पशु होता है, ये माल ढोने का काम करता है। ये देखने में कैसा लग रहा है, भैंस के जैसा लग रहा है ना।